नमस्कार भाइयों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, आज हम मैथ का टॉपिक ले रहे हैं। मैथ में पिछली जो हमारी वीडियोस थी उनमें हमने आपके लिए बनाया क्षेत्रफल, जिसमें हमने सर्किल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, इन सभी का क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया भाई। तो क्षेत्रफल में ही आज हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज। लेकिन भाई हम इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ साथ और भी चीजें कवर करके चलेंगे। तो शुरू करते हैं भाई, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज या ट्रायंगल, ठीक है। ठीक, त्रिभुज या ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं भाई, तो तीन भुजाएं होती हैं, सभी जानते हैं। लेकिन भाई देखिए, त्रिभुज में जब पहला सवाल आता है वो किस तरह का आता है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की पहली भुजा 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा आपको बतानी है कितनी है। एक त्रिभुज की एक भुजा 12 है, एक भुजा 7 है, तीसरी भुजा की वैल्यू बतानी है कि तीसरी भुजा कितनी है भाई। अभी ऑप्शन दे दिया इसने, मान लिया पहला इन्होंने जो ऑप्शन दिया वो दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया 8 सेंटीमीटर, तीसरा दिया 19 सेंटीमीटर, चौथा दिया 21 सेंटीमीटर। ट्राई कीजिए भाई। एक त्रिभुज की पहली भुजा 12 है, दूसरी 7 है, तीसरी भुजा की वैल्यू बतानी है। आ जाइए भाई, उम्मीद है आपने करके देख लिया होगा। बहुत आसान सवाल है, लेकिन बहुत सारे भाई बहुत परेशान रहते हैं इस सवाल पर। तो देखिए ये नियम क्या कहता है। ये नियम, पहली बात तो अगर यही क्वेश्चन आता है आपसे, इसने ये नहीं कहा कि वो समकोण त्रिभुज है, इसने ये भी नहीं कहा कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसने ये भी नहीं बताया कि वो न्यून कोणीय त्रिभुज है, अधिक कोणीय त्रिभुज है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। सिर्फ कहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 12 और 7 है, तीसरी भुजा की वैल्यू बतानी है आपको। अब ऐसी स्थिति में याद रखना, ये क्वेश्चन जो है फुल्ली ऑप्शन बेस्ड होता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। ऑप्शन कैसे करना है उसको देखिए। एक नियम होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, ना तो बराबर हो सकता ना कम हो सकता। ठीक है, तो आ जाते हैं। अगर हम इसके एक भुजा तीसरी भुजा 5 ले लें तो 12, 7 और 5, तो अगर हम 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 के बराबर होगा। लेकिन मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। इसको नोट कर लेना प्लीज, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। ओके, नोट कर लिया, बहुत अच्छे। तो अगर हम इसको 5 मानकर चलते हैं तो भुजा हो गई 5, 7, इसके बराबर होगा। लेकिन हमें बराबर नहीं चाहिए, हमें कम नहीं चाहिए, हमें अधिक चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर हम 19 मान लेते हैं तीसरी भुजा को, तो इन दोनों छोटी भुजाओं का योग इसके बराबर होगा। नहीं हो सकता, यानी कि 19 भी नहीं हो सकता। तीसरी भुजा को अगर हम 21 मान लेते हैं तो इन दो भुजाओं का योग इससे कम है, कम भी नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, यानी 21 भी नहीं है। 8 ले लेते हैं। अब अगर हम कोई सी दो भुजाएं जोड़े तो सदा तीसरी भुजा से बड़ा बैठ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या है भैया, 8 है। अब आप कोई सी दो भुजा जोड़ लीजिए, तीसरी से ज्यादा होगा। तो इसको कह सकते हैं त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, या त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहला सवाल तो ये बनता है त्रिभुज में, और बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है भाई ये सवाल, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा भाई, अब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि त्रिभुज बन जाएगा या नहीं बनेगा। अब दूसरा इसने एक क्या कह दिया कि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है 2, एक है 3 और एक है 4। एक भुजा 2 है, एक 3, एक 4 है। अब ये कैसा त्रिभुज है? समकोणीय त्रिभुज है, न्यून कोणीय त्रिभुज है, अधिक कोणीय त्रिभुज है। अब एक होता है समकोणीय, समकोण यानी राइट एंगल वाला समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, समकोण यानी राइट एंगल का होता है। दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोणीय त्रिभुज कौन सा होता है भाई? न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम हो,
याद रखना, इसमें एक कोण 90 होगा, दो 90 से कम होंगे। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 से कम हो। एक होता है अधिक कोण, अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय, कोणीय भी लिख सकते हो आप, समकोणीय त्रिभुज, ठीक है, कोई बात नहीं। अधिक कोणीय त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 से अधिक हो। अगर एक कोण 90 के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 से अधिक है तो वो अधिक कोणीय त्रिभुज, और सारे कोण 90 से कम है तो वो न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये बताइए कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज या अधिक कोणीय त्रिभुज। और फिर इसने साथ में ये भी कह दिया, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ में आया? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, तो अब देखिए इसको हम कैसे बताएंगे कि वो जो त्रिभुज बनेगा दी गई भुजाओं से वो कैसा बनेगा। तो याद रखना, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है उसको लिखिए, और जो दो सबसे छोटी भुजाओं के वर्ग है उनको जोड़ लीजिए, ठीक है। ये 16, ये 13, ठीक है। आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कीजिए, दो छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़िए। अब अगर ये जो बड़ी भुजा का वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्ग से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो अधिक कोणीय त्रिभुज, यानी कि ये कैसा है, अधिक कोणीय त्रिभुज है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब अगर सपोज कीजिए हमारे सामने एक भुजा आ गई 8, एक भुजा आ गई 10, एक भुजा आ गई 12। अब हमें इसका वर्ग करेंगे 144, इसका वर्ग 64 और 100 164। अब 144 कम है या ज्यादा है? मतलब हमने पहले इसका वर्ग करा, बड़ी भुजा का वर्ग, और इन दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ा, तो ये हमारा कम है। अगर कम है तो क्या हो गया भैया? अगर इसका वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम है तो न्यून कोणीय त्रिभुज, बराबर है तो समकोणीय त्रिभुज। पाइथागोरस जानते हैं सभी उसको, तो पाइथागोरस को सब जानते हैं, इसलिए मैंने यहां पर उसका जिक्र नहीं किया। हालांकि बराबर है तो समकोण, कम है तो न्यून कोण, ज्यादा है तो अधिक कोण। फिर से देखिए, अब मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज ये है, ठीक, इसकी ये भुजा हमने दे दी 7, ये भुजा हमने दे दी 10, और हम इस भुजा को मान लिया 15 मानकर चल रहे हैं। एक 7, एक 10, एक 15, कैसा त्रिभुज है? अब हमें इसने बस ऐसे ही लिख, हमने तो चित्र भी बना दिया, वो चित्र नहीं बना कर देगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे 225, छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे। अब 225 जो है 149 से ज्यादा है, इसका वर्ग ज्यादा है, इसका कम है, तो ये जो कोण बनेगा इसके सामने का, ये अधिक कोण बनेगा पक्का भाई। अब एक भी कोण अधिक कोण बन गया तो कैसा त्रिभुज हो गया? अधिक कोणीय त्रिभुज हो गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन कराए आपसे वो कैसे कराए? हमने कि सिर्फ भुजा दे रखी है तो एक तीसरी भुजा ज्ञात करनी, या फिर तीनों भुजा दे रखी है ये बताना कि किस प्रकार का त्रिभुज है। वो नहीं बताएगा, एग्जामिनर पूछेगा कि कैसा त्रिभुज है। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप सभी जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ये भुजा इतनी है, दूसरी भुजा इतनी है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पर। आगे हमें क्या करना है, देखिए, अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। आधार और ऊंचाई की गुणा करके 2 से भाग देना है, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये है रेक्टेंगल, आयत है, इसकी ये भुजा मान लिया हमने 14 मान ली, और ये भुजा मान ली 6, तो इसका 14 गुणा 6 84, 84 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। लेकिन हमने इसको बीच में से यहां से आधा कर दिया, तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल है 14 गुणा 6। जब बीच में से बना दिया तो 14 गुणा 6 बटे 2। अब अगर हम इसको ना देखें, ऊपर वाले इस हिस्से को अगर हम हटा दें तो भैया जी ये क्या बना, 14 गुणा 6 बटे 2, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं कि भाई हमें त्रिभुज ऐसा ही दिया जाए। अब सपोज कीजिए हमारे पास एक त्रिभुज इस तरह का आ गया, ठीक है, तो हमारा ये आधार अगर हमें पता है, मान लिया ये है 17, और ये हमें किसी तरह से सीधी लाइन लगानी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा,
ऊंचाई जो होती है आधार पर जब 90 डिग्री पर लाइन डाली जाती है, लंब होता है, राइट एंगल बनाती है, उसी को ऊंचाई बोलते हैं। हम इसको भी ऊंचाई नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, ये तो है ही नहीं। तो ऊंचाई कौन सी होती है? जो सीधी जाती है। ठीक है, तो आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, अब सपोज कीजिए एक सवाल आ गया आपके लिए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर वर्ग है। 180 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। उसके आधार बताइए। तो सिंपल सी बात है, आधार आप ट्राई कर सकते हैं भाई, आधार की लंबाई बतानी है। तो अभी मान लिया हमें आधार नहीं पता, तो आधार कितना भैया हम यहां पर कर लेते हैं। आधार है a गुणा ऊंचाई बटे 2 बराबर 180। अगर आधार पूछ रहा तो आधार a मान लिया, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 बराबर 180। तो ये कितनी बार कटा? 6 बार कटा। तो a बराबर कितना आ गया? 180 बटे 6 कितना आ गया भाई? 30। तो उसके आधार की लंबाई जो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और बढ़ते हैं अब। अभी एक और देखिए, इसमें ये तो हमें ऐसे त्रिभुज का पता जिसमें हमें आधार और ऊंचाई दे रखी थी। अब अगर सपोज कीजिए इसने कह दिया कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है, AC बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 15 सेंटीमीटर और AB बराबर 9 सेंटीमीटर तथा कोण भी समकोण है। AC 15 है, AB 9 सेंटीमीटर है और कोण भी समकोण है। आपको उसका क्षेत्रफल बताना भाई, ट्राई कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ओके, बहुत अच्छे भाई, आ जाइए देखते हैं। तो त्रिभुज ABC बनाते हैं अब हम। ये A, कोण B समकोण, ये C, AC बराबर 15, ये बराबर 9 दे रखा है ना, AB बराबर 9, AC बराबर 15। यहां तक क्लियर है। लेकिन अब हम 15 गुणा 9 बटे 2 नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आधार चाहिए। तो पाइथागोरस से निकालेंगे। 15 का वर्ग 225 में से 9 का वर्ग 81 घटाया तो BC का वर्ग आ गया। BC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, अब बराबर आ गया 225 माइनस 81 बराबर 144। तो बराबर कितना आ गया? 12 का वर्ग। तो BC स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, तो BC बराबर 12। जब BC पता है तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 12 गुणा 9 बटे 2। तो वो डिपेंड करेगा कि आप पाइथागोरस को कितना फास्ट मतलब कर सकते हैं। तो आंसर आ गया 54। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो 54 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज में तो ऊंचाई पक्का होती है, लंब को ऊंचाई मानते हैं। आधार तो होता ही है, लंब को ऊंचाई मानते हैं। ठीक है, ओके भैया जी। लेकिन अब या तो वो देगा ऐसा सवाल जिसमें समकोण त्रिभुज बता रखा होगा, या उसने क्लियर लिख रखा होगा आधार ऊंचाई के बारे में। लेकिन क्या जरूरी है कि ऐसा ही सवाल आ जाए भाई? और त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी होता है एक, जिसमें हमें आधार ऊंचाई नहीं दे रखी होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहां ये दूसरा फॉर्मूला भी है, नोट कर लेना। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। A का मतलब क्या है? पहली भुजा, दूसरी, B का मतलब है दूसरी भुजा, C का मतलब है तीसरी भुजा। तीनों भुजाओं का योग बटे 2। इसको बराबर हम बोल सकते हैं अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज पर लग जाएगा जहां पर हमें तीनों भुजाएं पता है तो। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी मान लिया हमने एक सवाल किया था कि हमने एक त्रिभुज निकाला था, समकोण था, तो ये 15 थी, ये 9 था, ये 12। अब इसका तो हम 12 गुणा 9 बटे 2 कर रहे हैं, 54 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको इसी फॉर्मूले पर इसको अप्लाई करके देखते हैं।
आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 से करा तो क्या ये भी ठीक बैठेगा, ये चेक करना है। तो याद रखना इसमें जरूरी नहीं समकोण त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो ये हर जगह लगेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है। बस तीनों भुजा पता होनी चाहिए। अगर आपको तीनों भुजाएं पता हैं तो आप इसका जो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं क्या करते हैं, देखिए इसको निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। तो पहले निकालते हैं हम s, तो 15 9 24 12 36, तो s बराबर कितना आ गया 15 प्लस 12 प्लस 9 बटे 2, तो 15 12 27 9 36 बटे 2 18 आ गया। ठीक है भाई, s आ गया 18। अब अंडर रूट में क्या करेंगे हम 18 गुणा 18 में से पहले a घटाएंगे, a का मतलब पहली भुजा घटाएंगे। ठीक है, 18 में से 15 कम करा 3, फिर 18 में से 12 कम करा 6, फिर 18 में से 9 कम करा 9। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब यहां पर भी आप ध्यान रखना, इनकी गुणा मत करना, मल्टीप्लाई मत करना इनको भाई। अगर बड़ी संख्या तो उल्टे तोड़ लेना, आसानी रहेगी। गुणा करके नहीं बैठेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अभी आप ये जानते हैं कि इसको हम सोल्व करते हैं तो अगर वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या जोड़े में आती है तो उसमें से एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो ये 18 और ये 18, ये भी 18 ये भी 18, इनमें से एक बाहर निकल जाएगा 18। 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। देखिए ये 18 ये 18, एक 18 बाहर निकाल दिया, 9 को बाहर निकाला 3, 18 गुणा 3 कितना आ गया भाई 54 आ गया। पिछली बार भी वही आंसर था। यानी कि आप कोई से भी फॉर्मूले से को लगा रहे हैं आंसर वही आ रहा है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये हर एक को कर सकता है, लेकिन जो पहले वाला था वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज को कर सकता है, जहां पर ऊंचाई और आधार दोनों पता है। तो हमें उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो हमने अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले बताए, अभी एक और बताएंगे हम, उस पर भी आते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए हमने पहला बताया आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, दूसरा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी और इसका अंडर रूट। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले बताए। अब देखिए अभी हमने जब आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 बताया तो सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है भाई, ये हमारा एक आयत है। अब इसमें हम इस एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को इन दोनों से मिलाया जाए तो हमारा ये है a b c और d। a b c d एक आयत था। अब हमने इसमें पहला बिंदु लिया p, फिर हमने लिया q, फिर हमने लिया r। ठीक है, अगर हम इस भुजा पर यहां पर कोई भी बिंदु ले कहीं पर भी, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ए बी पी ए बी क्यू ए बी आर, इन सभी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इन सभी में आधार ए बी है और ऊंचाई कितनी है, इतनी ऊंचाई, ये सारी ऊंचाई है, बराबर है। तो आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, तो एच तो सब जगह बराबर है ना भाई। इसीलिए इन सभी कंडीशन में जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर 2 समांतर रेखाएं खींच रखी हैं, पैरेलल लाइंस खींच रखी हैं, इनके एक टुकड़े को आधार बनाकर, कोई से छोटे हिस्से को आधार बनाकर दूसरी वाली समांतर भुजा पर कोई भी बिंदु लेकर अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे, चाहे हम ऐसे भी ले सकते हैं। ये त्रिभुज तिरछा भी जा रहा है तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा भाई। 2 समांतर भुजा और समान आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, एक और चीज देखिए। अब एक सवाल आपके लिए है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बार रिपीट होता है एग्जाम में। देखिए ये है ए, ये बी, ये सी। ए बी है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और बिंदु बी से ए सी पर लंब डाला गया, लंब यानी 90 डिग्री पर मिलाया गया है। ये है मान लिया हमारा बी एक्स लगा दिया, बी एक्स। तो आपको लंबाई बतानी है बी एक्स की क्या है। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और सवाल को करने की कोशिश कीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, ए बी 6 है, बी सी 8 है और समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इस पर यहां से एक क्या खींचा गया है, लंब डाला गया है बी एक्स। तो बी एक्स की लंबाई बतानी है। ओके भाई, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो देखिए पहली चीज, अब हमें पर ऐसे सवाल में करेंगे क्या, ये 6 ये 8, तो एसी कितना हो गया, यहां से यहां तक 10 हो गया भाई। ये टोटल की बात कर रहे हैं हम एसी की। एसी 10 हो गया, क्लियर है। लेकिन हमें तो बी एक्स चाहिए, तो इसको
याद रखना कभी भी ऐसा समकोण त्रिभुज आ जाए, समकोण त्रिभुज, और इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जो लंब डाला जाता है, कर्ण पर जब लंब डाला जाएगा तो उसकी खासियत क्या होगी? उसकी खासियत यह होगी कि भाई आधार और ऊंचाई की गुणा करें, ये भुजा और ये भुजा की गुणा करें, बराबर होता है कर्ण गुणा कर्ण पर लंब। ठीक है भाई, तो आधार और ऊंचाई की गुणा बराबर कर्ण और कर्ण पर जो लंब है उन दोनों की गुणा के बराबर बैठेगा। यानी ये 6 गुणा 8 बराबर 10 गुणा bx। ठीक है, तो bx तो बताया नहीं, बताना है, इधर हम इसको ले आते हैं तो ये आ गया 4.8, 4.8 सेंटीमीटर का bx बैठेगा। समझ में आ गया? क्लियर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ भाई नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनको समझाने के लिए हम एक चीज और बताते हैं इसमें। ठीक, कैसे हुआ इसकी बात करते हैं अब हम। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा ये है 6, ये 8, ये 10 और ये हमें ये बताना है, ये वाली लाइन बतानी है। ठीक है, अब हम इसी त्रिभुज को ए बी सी और ये x की जगह इस बार t लिख लेता हूं, जिससे कि x क्योंकि लिखने में मल्टीप्लिकेशन का सा लग रहा है तो t लिख लिया। तो BT की लंबाई बतानी है हमें, जो हमने 4.8 बताई। तो अब मैंने ये भी बताया कि इन दोनों की गुणा और इसकी गुणा बराबर होती है। क्यों होती है? इसको अब हम घुमा लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया a, ये ले लिया c और यहां पर हमने ये बना दिया b, ए बी सी। तो ए बी कितना है? 6 है, बी सी कितना है? 8 है और ए सी कितना है? 10 है और हमें बी टी बताना है। ठीक है, बिल्कुल वही है, सिर्फ हमने इस त्रिभुज को घुमा लिया है। देखिए ए बी 6 है, ए बी 6 है, बी सी 8 है, बी सी 8 है, कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, ये भी लंब है, ए सी 10 है, ए सी 10 है और बी टी की बतानी है लंब। तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम है ना, एक ही त्रिभुज है, अलग अलग त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज एक ही है, बस उसको पलट कर रख दिया है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आधार, इस बार आधार क्या है? 10 है, गुणा ऊंचाई बटे 2, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, ये बराबर होंगे क्योंकि जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसका क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज तो एक है भाई। देखिए भाई, जो ये त्रिभुज है उसी को पलटा गया है ना, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक है, तो ऐसे में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर हुए। हमने क्षेत्रफलों को बराबर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, यानी 8 गुणा 6 बराबर 10 गुणा BT। इसका मतलब BC और AB की गुणा बराबर AC और BT की गुणा। वही तो मैं बता रहा हूं भाई आपको, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो 4.8 ही आएगा, यहां तक ठीक है। एक बात और देखिए समकोण त्रिभुज के मामले में, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, मान लिया हमारा ये वही है 6, 8 और 10 का है, तो हमने अभी क्या करा था? BC से लंब डाला था, लेकिन वो लंब जो होता है वो बिल्कुल बीच में थोड़ी जाएगा। हम इसके क्या करते हैं? कर्ण का मध्य बिंदु लेते हैं। मध्य बिंदु याद रखना, कर्ण का मध्य बिंदु जो है M है, M फॉर मतलब मीडियम मान लेते हैं या मध्य मान लेते हैं। मध्य बिंदु M ले लिया हमने कर्ण का। अब याद रखना, जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु होता है वो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। पहला शीर्ष है A, दूसरा B, तीसरा C, यानी ये वो पॉइंट है जो जितनी दूर A से है उतनी ही दूर B से है, उतनी ही दूर C से है। अब क्योंकि ये 10 है तो ये 5 इधर हुआ, 5 इधर हुआ, तो गारंटी से ये भी 5 होगा। इस बार मैं मध्य बिंदु की बात कर रहा हूं, लंब की बात नहीं कर रहा हूं भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर से समझिए भाई, ऐसी स्थिति में समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, नोट कर लेना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ठीक है, देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। अब मान लिया हमारे सामने एक सवाल बना दिया ऐसा, एक समकोण त्रिभुज दे दिया हमारे A, B और C, और इसका मध्य बिंदु दे दिया M। अब ये क्या कह रहा है? ये है BM जो है ये है 8.5, 8.5 समझ में आ गया? ओके भाई। और ये जो BC है ये दे दिया इन्होंने 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा AB बराबर क्या?
क्या पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना ट्राई कीजिए भाई। ये m जो है कर्ण का मध्य बिंदु है, ये भी ध्यान रखना है, ट्राई कीजिए। ओके भाई देखिए, अब क्योंकि ये 8.5 है तो ये भी 8.5 होगा, 8.5, ये भी 8.5 होगा, तो ये टोटल AC कितना हो गया, 17 हो गया, ये 15 हो गया। तो अब हमें AB निकालना है, तो AB का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225 बराबर आ गया 64। ठीक है, और बराबर कितना आ गया 8। और क्षेत्रफल कितना हुआ, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, आंसर आ गया भाई 60 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा भी कर सकता है, समझ में आ गया ना। सवाल को वो कितना भी घुमाकर पूछ सकता है। ये कह सकता है कि भाई एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके कर्ण AC का मध्य बिंदु M है, तो कोण B समकोण है, तो BM की लंबाई बताइए। ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई, वो लिख कर देगा, आपको ये समझना चित्र के रूप में। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तीसरी चीज, एक और फॉर्मूला में जो बोल रहा था उसकी बात करते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज हो तो, समबाहु का मतलब यूनिलैटरल ट्रायंगल, यूनिलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, ये A, ये A, ये A, ये 5, ये 5, ये 5, ये 10, ये 10, ये भी 10। जब तीनों भुजा बराबर होती है तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कोई भी त्रिभुज है कैसा भी, उसमें जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। अगर दो भुजा बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो इसके और इसके सामने के कोण बराबर होंगे। अगर तीनों भुजा बराबर हैं, ये सारी की सारी बराबर हैं, तो तीनों कोण ही बराबर हो जाएंगे। अब जब तीनों कोण बराबर होंगे तो 60 डिग्री के होंगे। समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण सबसे बड़ा होता है, और दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यूनिलैटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा A का वर्ग। A का मतलब भुजा, √3/4 गुणा A स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी भुजा दे रखी है। अब सिंपल सा कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताइए। तो भुजा कितनी है? भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुणा 6 गुणा 6। 36 को 4 से काटा तो 9 आ गया, 9√3 आंसर आ गया। ठीक है, अभी अगर ये कह रहा तो √3 की 1.732, ऐसा भी कर सकते हो आप, वैल्यू अगर पूछा तो इसको कह सकते हैं 9 गुणा 1.732। इसके अगर पूछ रहा तो, हालांकि नहीं पूछेगा, ऐसे ही आता है तो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, तो अभी हमने त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल के बारे में बताया, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज और बताई हैं। एक और लेते हैं अभी यहां तक। ठीक है, देखिए सवाल बनाने के ऊपर बात है, आप सवाल कितने भी बना सकते हैं इस पर। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया, इससे कई सारे फॉर्मूले मतलब बनते चले जाते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ट्रायंगल की। तो त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी देखिए, अगर कोई भी त्रिभुज है, जरूर नहीं कि वो समबाहु है, जरूर नहीं कि वो समकोण है, कैसा भी है। ठीक है, अब अगर किसी त्रिभुज की बात करें, अब मान लिया उसकी ये भुजा A, ये B, ये C। ठीक है, ए बी दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर, और BC जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है। समकोण त्रिभुज नहीं है मान लिया। ठीक है, अब उसने क्या करा कि AB के बीच के बिंदु लिया, AC के बीच का बिंदु लिया, इनको मिला दिया। ठीक है, अब ये मान लिया हो गया P और Q।
हो सकता है वो बीच में मिला रहा है, तो हम ये अभी बीच वाले की बात कर रहे हैं। अगर वो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएगा, पहली चीज तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन बनेगी वो तीसरी भुजा, देखिए इस भुजा को ले लिया, इसका मध्य बिंदु ले लिया, इसका ले लिया, तो ये जो लाइन बनेगी ये इसके समांतर होगी, पैरेलल होगी, पहला चीज। दूसरी बात ये है कि ये जो बजेगी इससे आधी बनेगी, पक्का 7 सेंटीमीटर होगी, पी क्यू बराबर 7 होगा। उम्मीद है यहां पर क्लियर हुआ होगा। फिर से देखिए, अगर हम दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ले ले तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये भुजा इसके समांतर बनेगी और उससे आधी बनेगी। पहला नियम ये समझ में आया। दूसरा नियम, अब मान लिया हमने इसका मध्य बिंदु मिलाया, इसका मध्य बिंदु मिलाया और हमने इसका भी मध्य बिंदु ले लिया, तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये इसके समांतर होगी, आधी होगी, इसको मिलाएंगे तो ये इसके समांतर होगी, आधी होगी, और अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये इसके समांतर और आधी होगी। ठीक है, ये भुजा इसके समांतर है क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, ये भुजा इसके समांतर है, इसके समांतर ये है, और ये अपने सामने वाली भुजा से आधी है, इससे आधी ये है, इससे आधी ये है, मतलब इससे आधी ये है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक, यहां पर मैंने जो मध्य बिंदुओं को मिलाया वो मैंने रेड कलर कर दिया, तो ये जो रेड वाली लाइन बन रही है तो ये है ए बी सी, एम एन पी। ठीक है, तो एम एन बी सी से आधी है, एम पी ए सी से आधी है, एन पी पी एन जो है ए बी से आधी है और पैरेलल है। ये क्लियर हो गया। उम्मीद है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि मध्य बिंदु मिला रहे हैं। ओके, इसके बाद एक चीज और देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका और इसका, चारों का क्षेत्रफल बराबर बनेगा। ये भी ध्यान रखना, चारों का क्षेत्रफल बराबर बनेगा। और जब चारों का क्षेत्रफल बराबर बनेगा तो अगर पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लिया इन्होंने 72 दे रखा है, तो छोटे एम एन पी का क्षेत्रफल हो जाएगा 72/4, 18। तो जो अंदर वाला त्रिभुज बनता है इसका क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज का चौथाई होता, आधा नहीं होता। भी ये जरूर ध्यान रखना भाई, ये भी बहुत बार पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? तो जो पूरा बड़ा त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो छोटे वाला त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से चौथाई होगा। क्यों? मैंने बताया कि 4 हिस्से हो गए, चारों बराबर, तो इसलिए चौथाई रह जाएगा। ओके, ठीक है। ऐसे में ये जो है एग्जामिनर ने बहुत बार ऐसा भी पूछा है, मैं थोड़ा सा और कलर चेंज करके आपको समझाता हूं कि इसमें एम एन सी पी, एम एन सी पी का क्षेत्रफल बताइए। इसका पूरे का 72 दे दिया, तो ये देखिए ये आधा हो गया ना, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो 2 हिस्से हो गए तो 36 रह गया। एक हिस्सा तो 18, 3 हिस्से तो 54 और पूरा तो 72 है ही है। कैसे भी पूछे आप बता सकते हैं। आप इसका भी क्षेत्रफल बता सकते हैं, चतुर्भुज का ए एन पी एम का क्षेत्रफल कितना बनेगा? 36 ही बन गया भाई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा जी, एक नियम तो हमने ये बताया, अब दोबारा से आ जाते हैं हम। अभी हमने क्या करा, त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाया आमने सामने से, मतलब एक दूसरे से। अब हमने त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु लिए। मैं बिना कैलकुलेशन के ऐसे ही पॉइंट लगा रहा हूं। इसको हमने यहां पर मिलाया, इसको हमने यहां पर मिलाया और इसको हमने यहां पर मिलाया, तो ये माध्यिका बनती है, माध्यिका। और माध्यिका जो होगी, तो अगर हम ए टी की बात करें तो ए बी टी और ए टी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा। पहली चीज समझ में आया मैंने क्या कहा? सिंपल देखिए, अगर हमने एक त्रिभुज लिया, उसके मध्य बिंदु को मिलाया, तो जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसका क्षेत्रफल बनेगा भाई। ये जरूर ध्यान रखना भाई, इतना क्षेत्रफल इधर, इतना इधर, देखने में चाहे कैसा भी लग रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं थोड़े अलग अलग टाइप के बना देता हूं। ठीक है, इसका मध्य बिंदु यहां बैठेगा, तो देखिए ये अधिक कोणीय त्रिभुज है, ये न्यून कोणीय त्रिभुज है, क्षेत्रफल दोनों का बराबर आएगा अगर माध्यिका बना रहे हैं तो। अगर हम मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाते हैं तो इसे बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? माध्यिका। जब हम मध्य बिंदु को, किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाते तो माध्यिका होता है, इसको माध्यिका बोलते हैं। और एक माध्यिका त्रिभुज के 2 बराबर हिस्से करते, 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है किसी त्रिभुज को। नोट कर सकते हैं चाहे तो, प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त करती है। ओके, दूसरी बात देखिए, ये जो एक माध्यिका ए टी,
एक है BM और तीसरी है CP, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ऐसी स्थिति में जो ये तीनों माध्यिकाएं काटेंगी एक दूसरे को, मान लिया ये बिंदु है Z, तो जिस बिंदु पर माध्यिकाएं काटेंगी वहां पर प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में बांटेगी, 2:1 के रेशियो में बांटेगी। इसका मतलब क्या है कि ये माध्यिका अगर है तो इसके 2 हिस्से यहां से लेकर यहां तक 2 हिस्से और 1 हिस्सा यहां रह जाएगा। तो Z जो है ये इधर 2 है, इधर 1 है, AZ 2 है, ZT 1 है, BZ 2 है, ZM 1 है। सेंटीमीटर नहीं कह रहा, अनुपात बता रहा हूं, रेशियो बता रहा हूं। यानी कि अगर ये माध्यिका की लंबाई PC, अगर PC बराबर 15 है तो ZC बराबर कितना हो गया 10 और ZP बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, नोट करिए प्लीज, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभक्त करती हैं, अनुपात में विभक्त करती है या काटती हैं। और याद रखना 2 जो है वो शीर्ष की ओर है और 1 जो है वो भुजा की ओर है, 2:1 का अनुपात में बांटती है। ठीक है, जैसे कि शीर्ष और भुजा, मान लिया हमारी ये माध्यिका बनाई हमने, ठीक है, हमने एक मध्य बिंदु लिया ये और हमने एक मध्य बिंदु ले लिया ये, तो A से P और T, तो AP जो है 2 होगा और PT, यानी कि ये भुजा की तरफ वाला हिस्सा 1 हिस्सा रहेगा, शीर्ष की तरफ वाला हिस्सा 2 हिस्से रहेंगे। ये जरूर ध्यान रखेंगे भाई। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा भाई। उम्मीद है आपको त्रिभुज के ये कुछ जो हमने बेसिक पॉइंट बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत सारे भाई कहेंगे आज तो क्वेश्चन तो भाई ने करा ही नहीं है। आप ये कहेंगे कि भाई क्वेश्चन तो बहुत कम कराए हैं, बताते ही जा रहे हैं। तो भाई बहुत आसान चीज है, इसलिए मैंने कई सारी चीजों को जोड़ दिया है। अगली जो वीडियो हमारी त्रिभुज की आएगी उसमें हम त्रिभुज की और प्रॉपर्टीज बताएंगे, माध्यिकाएं कैलकुलेट करना बताएंगे, माध्यिकाओं के द्वारा एरिया कैलकुलेट करना बताएंगे हम। इससे अलग हम और कोण जो होते हैं उनकी कैलकुलेशन बताएंगे कि किस कोण को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सब भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं भाई। एक बार फिर से आप सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद भाइयों, जय भारत।